मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में JF-17 के सिलेक्ट होने की चांसेस कम होने के साथ साथ तेजस की सिलेक्ट होने की चांसेस बढ़ने लगा है। भारत और यूएस के बीच अभी 30 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए फाइनल नेगोशिएशन को शुरू किया जा चुका है। पहली बार भारत और जापान की एयरफोर्स के बीच अभी एक एरियल एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया, जिसमें भारत की Su-30 MKI और जापान के F-15 के बीच डॉग फाइट को सिमुलेट किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स अभी किस वजह से यूनिफाइड थिएटर कमांड को लेकर अपोज कर रहा है और अंत में ब्रह्मोस NG को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूपी में अभी लगभग 200 एकड़ की जमीन को एलोकेट किया जा चुका है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की पॉसिबल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को लेके। आप सभी को याद होगा पिछले कुछ महीनों से मलेशिया को तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए काफी सारे खबर सामने आ रहे थे और मलेशिया अभी कम से कम 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है, जिसके लिए एक ऑफिशियल टेंडर को मलेशिया की तरफ से फ्लोट किया गया है। अब इसमें तेजस के अलावा JF-17 और साउथ कोरिया के FA-50 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन बाकी किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले JF-17 यहाँ पर तेजस के लिए एक मेन कम्पिटिटर होने वाला था। लेकिन अभी सिंगापुर बेस्ड कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि दरअसल मलेशिया की तरफ से अभी कभी भी JF-17 को खरीदा नहीं जाएगा और इसके लिए यहाँ पे दो कारण बताया गया है। सबसे पहला कारण तो ये कि ये एक चाइनीज ऑरिजिन फाइटर और अभी हाल ही में ही चाइना की तरफ से मलेशियन एयरस्पेस के अंदर लगभग 16 एयरक्राफ्ट के साथ घुसपैठ किया गया था, जिसके बाद मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से अपने हॉक्स को स्क्रैम्बल किया गया था और अभी मलेशिया की तरफ से इन हॉक्स को रिप्लेस करने के लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फ्लोट किया गया है। तो वो कभी भी एक चाइनीज ऑरिजिन फाइटर को यहाँ पे सिलेक्ट करना नहीं चाहेंगे। अब JF-17 को सिलेक्ट ना करने का दूसरा कारण इसमें इस्तेमाल होने वाली RD-33 सीरीज का इंजन है, क्योंकि मलेशिया पहले से ही MiG-29 को ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो इसके इंजन की इशू की वजह से इसको इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं और इसकी सर्विस रिलेटेड इशू आने की वजह से काफी सारे MiG-29 अभी ग्राउंडेड कंडीशन में रहते हैं। दूसरी तरफ अगर तेजस की बात करें या साउथ कोरिया की FA-50 की बात करें तो इनमें जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और सेम इंजन मलेशियन एयरफोर्स के F-18 फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है और मलेशिया को ये अच्छे तरीके से पता है कि ये इंजन काफी रिलायबल है। तो उस नजरिए से देखा जाए तो तेजस के पास काफी एडवांटेजेस रहने वाला है, क्योंकि G404 इंजन की वजह से तेजस की मेंटेनेंस को लेके या उसकी सर्विस को लेके मलेशिया को काफी फायदा होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ सेम इंजन FA-50 फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए या वेपन कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो तेजस FA-50 के मुकाबले काफी बेहतर है। वहीं पर तेजस के साथ एक और दिक्कत ये है कि इसमें इजरायली ओरिजिन रडार का इस्तेमाल किया जाता है और मलेशिया और इजराइल के भी रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। तो अगर भारत को सच में तेजस को मलेशिया को एक्सपोर्ट करना है तो हमें एक इंडिजिनस रडार यानी कि उत्तम ऐसा रडार के साथ ही इसको मलेशिया को ऑफर करना पड़ेगा और अगर ऐसा किया गया तो इस टेंडर में तेजस की सिलेक्ट होने की चांसेस सबसे ज्यादा होने वाली है। अगला अपडेट प्रेडेटर ड्रोन्स को लेके। पिछले साल से ही भारत और यूएस के बीच 30 प्रेडेटर ड्रोन को लेके खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा था। इनिशियली भारत की तरफ से इसे 2 ड्रोन को लीज पर लिया गया था, जिसको इंडियन नेवी इस्तेमाल कर रही थी और इनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद अभी नेवी की तरफ से सबसे पहले इन ड्रोन्स को एक्वायर करने का फैसला किया गया था और जल्दी से इनको खरीदने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को पिछले महीने रिक्वेस्ट किया गया था। इसके बाद अभी भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट से 30 आर्म ड्रोन को खरीदने के लिए इस बातचीत को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था और जिससे कि इन ड्रोन्स की कीमत लगभग $3 बिलियन के आसपास होने वाला है। तो भारत की तरफ से इनको खरीदने से पहले यूनाइटेड स्टेट के साथ इनकी प्राइस को लेके कुछ नेगोशिएशन किया जा रहा है, साथ ही इसके मेंटेनेंस सर्विस या स्पेयर पार्ट के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके भी अभी डिस्कशन किया जा रहा है। बताया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी 30 ड्रोन्स को खरीदने के लिए सभी प्रकार की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन इन फाइनल डील को साइन करने से पहले इनकी फ्यूचर सर्विस को लेके या मेंटेनेंस रिलेटेड सभी इशू को लेके क्लियर किया जा रहा है। ये ड्रोन काफी महंगे होने वाले हैं, लेकिन ये काफी कैपेबल ड्रोन्स है जिनको हम सर्वेलेंस के साथ साथ लॉन्ग रेंज की प्रिसिजन स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको अभी इक्वली डिवाइड करके हमारे तीनों सर्विस के द्वारा ऑपरेट करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट भारत और जापान को लेके। 2019 में भारत और जापान के बीच हुई एक 2+2 लेवल की मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बीच आगे चल के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को करने का फैसला किया गया था और ये एक तरीके से भारत और जापान के बीच पहला बायलैटरल एक्सरसाइज भी होने वाला था, जिसमें दोनों देशों की तरफ से ट्राई सर्विस इन्वॉल्व होने वाला था।
इनको सबसे पहले 2020 की मिड में यानी कि जून या जुलाई के बीच ही करने का प्लान किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से SU-30 MKI पार्टिसिपेट करने वाले थे और जापान की तरफ से अपनी US ओरिजिन F-15 को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया था। लेकिन चाइनीज रायते की फैलने की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था और अभी इसी हफ्ते जापान की एक मीडिया की तरफ से बताया गया कि हाल ही में ही भारत और जापान के बीच एक बार फिर से उसी एक्सरसाइज को रिज्यूम करने का प्लान किया गया है और एक तरीके से चाइनीज थ्रेट को देखते हुए इसको करने का एम किया जा रहा है। ये पहली बार होने वाला है जहां पर जापान किसी रशियन ओरिजिन फाइटर जेट के साथ एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होने वाला है और अभी तक जापान की तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया है कि इस एक्सरसाइज को कहां पर कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन जापान का मानना है कि भारत के पास जो SU-30 MKI फाइटर जेट मौजूद है ये चाइनीज ओरिजिन फ्लैंकर से काफी बेहतर है, चाहे वो रडार के मामले में हो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मामले हो या फिर मैन्युअलिटी को लेके हो, क्योंकि इंडियन SU-30 MKI में थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मोस्टली चाइनीज ओरिजिन SU-30 और उनकी JF-15 सीरीज की फाइटर जेट में मौजूद नहीं है। तो अगर वो भारत के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो जापान को आगे चल के चाइनीज फ्लैंकर के साथ एंगेज होने में काफ़ी आसानी होने वाली है और दूसरे तरफ जापान अपनी F-15 और F-2 फाइटर जेट को भी डिप्लॉय करने वाला है जो कि F-16 के ही जापानीज वर्जन है। तो भारत की सुखोइज को यहाँ पे पाकिस्तान की F-16 के खिलाफ एंगेज होने में भी काफ़ी आसानी होने वाली है और अभी दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के साथ अपने अपने एक्सपर्टीज को भी शेयर करने का फैसला किया गया जिससे दोनों देशों को फायदा होने वाला है। अगला अपडेट यूनिफाइड कमांड्स को लेके, इसको लेके पहले भी कुछ खबर सामने आया था कि अभी एक यूनिफाइड थिएटर कमांड को लेके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच थोड़े मतभेद चल रहे हैं, जिस वजह से इसको एस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब इसको लेके एक और अपडेट भी सामने आया था जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यूनिफाइड थिएटर कमांड को लेके अपोज किया जा रहा है। इसको लेके अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट में बताया गया कि पिछले हफ्ते इसके बारे में एक मीटिंग को बुलाया गया था जिसमें नेवी और आर्मी की तरफ से तो यूनिफाइड कमांड को सेटअप करने के लिए सहमति जताई गई थी, लेकिन एयरफोर्स की तरफ से अभी भी इसमें सहमति जताया नहीं जा रहा है। इसकी एक मेजर कारण ये बताया जा रहा है कि यूनिफाइड कमांड के लिए एयरफोर्स को अपने एसेट्स को यहाँ पे रिजर्व रखने के लिए कहा जा रहा है और इसी बात को लेकर इंडियन एयरफोर्स सहमत नहीं हो रहा है और इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि अभी भी इंडियन एयरफोर्स के पास जो कंडीशन है उसमें इंडियन एयरफोर्स अपने एसेट को स्प्लिट नहीं कर सकता है और आर्मी के पास एयरफोर्स के मुकाबले काफी ज्यादा बजट और काफी ज्यादा मैन पावर मौजूद है, जिस वजह से वो आसानी से अपनी यूनिट्स को स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स अपने एसेट्स को अलग अलग करके डिप्लॉय करना नहीं चाहता है। अब जैसे कि अभी 5 अलग अलग थिएटर कमांड को सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है, तो इनमें अभी सभी कमांड के पास अपने अपने आर्मी यूनिट के साथ साथ एयरफोर्स और नेवल विंग मौजूद रहेगी और इसी चीज को लेके अभी एयरफोर्स की तरफ से आर्मी और नेवी के साथ सहमति जताया नहीं जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से भी एयरफोर्स को आर्मी का सपोर्टिव विंग बता दिया गया था और इस बात को लेके भी यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी बढ़ गया था। अगला अपडेट ब्रह्मोस एनजी को लेके। ब्रह्मोस एनजी की बात करें तो ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक एयर लॉन्च वर्जन होने वाला है जो कि वर्तमान की ब्रह्मोस ए के मुकाबले एक लाइटर वेरिएंट होने वाला है और इसको आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के किसी भी फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से लखनऊ में ब्रह्मोस एनजी को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक बहुत बड़ी नई फैसिलिटी को ओपन करने का फैसला किया गया और अभी लखनऊ में इसके लगभग 200 एकड़ की जमीन को एलोकेट किया जा चुका है। अभी इसको यूपी डिफेंस कॉरिडोर के अंदर सेटअप किया जाएगा और इनिशियली इस प्लांट को सेटअप करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से यहाँ पर लगभग 300 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा और इसमें इनिशियली 500 इंजीनियर काम करने वाले, साथ ही यहाँ पर एडिशनल 10,000 के आसपास एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाली है। यहाँ पर साल में लगभग 100 के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने का एम रखा गया है और इनिशियली यहाँ पर शायद ब्रह्मोस मिसाइल के रेगुलर वेरिएंट को ही बनाया जाएगा, जिसके बाद आगे चल के यहाँ पर ब्रह्मोस एनजी को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बताया गया कि लैंड लोकेशन होने के लगभग 3 महीने के अंदर ही वो फैसिलिटी को ऑपरेशन करने वाले या फिर ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने वाले हैं। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 400 ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी ब्रह्मोस एरोस्पेस को ऑर्डर दिया जा चुका है, जिनकी कीमत लगभग 8,000 करोड़ के आसपास होने वाली है और इन सभी को यूपी में बनाए गए नए प्लांट में ही मैन्युफैक्चर करने का एम रखा गया है। साथ ही आगे चल के अगर भारत को ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए भी कोई ऑर्डर मिलता है तो उन सभी मिसाइल को भी यूपी में बनने वाले नई मिसाइल फैसिलिटी में ही मैन्युफैक्चर करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। अब पाकिस्तानी मीडिया डॉन की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से कल अपनी फतेह 1 गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का एक सफल परीक्षण किया गया है।
पाकिस्तान की DGISPR के मुताबिक फतेह-1 एक गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो कि लगभग 140 से 150 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है और इससे प्रिसिशन स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब गाइडेड रॉकेट का एक फ़ायदा ये होता है कि इनको एक्चुअली किसी पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि जो नॉर्मल मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम होते हैं इनको किसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर एम करके अंधाधुंध फायरिंग किया जाता है, जबकि गाइडेड रॉकेट को प्रिसिशन स्ट्राइक करने के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान की DGISPR के मुताबिक इसे पाकिस्तान भारत के ऊपर डीप स्ट्राइक कर सकता है और पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर इन सिस्टम को रखकर भी भारत के लगभग 140 से 150 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक किया जा सकता है। अब भारत के पास इसी कैटेगरी के अंदर पिनाका रॉकेट मौजूद है जिनकी कई वेरिएंट हम लोग डेवलप कर रहे हैं और इनमें से पिनाका की जो गाइडेड वेरिएंट है यानी कि गाइडेड पिनाका की रेंज लगभग 75 किलोमीटर तक है, जो कि फतेह-1 सिस्टम के मुकाबले लगभग आधा है। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान काफ़ी खुश हो रहा है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से फतेह-1 सिस्टम को अपना इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बताया जाता है, लेकिन असल में ये चाइनीज ओरिजिन A200 सिस्टम का एक कॉपी जैसा लग रहा है। बस पाकिस्तान आर्मी के पेंट स्कीम के साथ इसको पेंट करके पाकिस्तान की तरफ से इंडिजिनस सिस्टम बताने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सच में 150 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर पाते हैं तो फ्यूचर में ये भारत के लिए प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।